जल्दी जल्दी हायर एजुकेशन कंप्लीट करके रामनगर एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। कल से हम लोग क्या क्या पढ़े, कल क्या क्या हुआ, चार्टर एक्ट हुआ, मैक्यूवेल हुआ, वुडिच पाथ हुआ, हंटर कमीशन हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन हुआ, और नहीं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हुआ, ठीक है ना। गवर्नमेंट रेजुलेशन एजुकेशन पढ़ेंगे, चलो। हाँ देखो उसके बाद क्या हुआ 1913 में, 1902 में, तो ऐसे ये वाला ना ऐसे भी, वैसे तो ट्रिक देखेंगे हम निकालेंगे, बट ना ऐसे याद करना। जैसे 1830 18 वाला देखो वाला 18 वाला याद कर लो, 1813, 1835, 1830, 1830, 1835, 1854, 1882, ठीक है। ये चार को याद करो पहले। इसमें आया चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद आया मैक्यूवेल, चार्टर एक्ट में मैं बताई थी कि दो तरह का ग्रुप आया, उसके बाद मैक्यूवेल आया, उसके बाद तुम्हारा 1954 में आया हंटर कमीशन, नहीं सॉरी वुडिच पार्ट, और उसके बाद तुम्हारा आया हंटर कमीशन, ये हो गया चार, 18 वाला। फिर 19 में देखो क्या क्या हुआ, फिर 19 करके याद करेंगे हम लोग, 19 वाले ऐसे याद हो जाएगा मे बी, देखते हैं चलो। तो कोई ना कोई तो ट्रिक निकालना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट 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 रेजुलेशन और एजुकेशन पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट का रेजुलेशन एजुकेशन पॉलिसी पे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आई कब थी, ये 1813 में आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में। गवर्नमेंट रेजुलेशन एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी ये 1913 में आई थी। इसका पर्पस क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर देना, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन 35% बॉयज को रिसीव होगा, जब इंडिया में कम से कम 35% बॉयज जो है वो प्राइमरी एजुकेशन देना एकदम कंपलसरी है। एम्फेसिस ऑन फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, एक ही बात बोल रहा बार बार। गवर्नमेंट रेजुलेशन और एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोला गया है कि 35% बॉयज रिसीव करेंगे एजुकेशन, और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ना जरूरी है। वुमेन को भी दिया जाएगा एजुकेशन फॉर वुमेन, स्पेशल करिकुलम होगा, प्रैक्टिकल यूटिलिटी होगी किसके लिए, गर्ल्स के लिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन टीचर, यहाँ पे देखो तीन चीज बोला गया, बॉयज को 35% प्राइमरी एजुकेशन देना, गर्ल्स को देना या करिकुलम बनाना, और वुमेन टीचर के जो नंबर है उनको इंक्रीज करना, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एंड इम्प्रूविंग एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे फोकस एलिमेंट्री एजुकेशन किसको बोलते हैं पता होगा सुषमा को, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है प्राइमरी एजुकेशन वही को बोलते हैं इंसान एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो बोला गया कि ये फोकस किया गया कि एक्सपेंड करना है और इम्प्रूव करना है एलिमेंट्री एजुकेशन,
इनकरेज एडुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन को एडुकेशन के लिए इनकरेज करना है, प्रोवाइड करना है प्रैक्टिकल करिकुलम में, ये है करिकुलम फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए प्रैक्टिकल करिकुलम को प्रोवाइड करना, इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन टीचर टू सपोर्ट फीमेल एडुकेशन, फीमेल एडुकेशन के लिए वुमेन टीचर्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे चार्ट बनाना चाहें तो मेरा चार्ट कैसे बनता है, देखो बहुत इजी, 4 चीजें लिखना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बोले कि गवर्नमेंट रेजुलेशन एडुकेशन पॉलिसी 1830, ठीक है। पहला पर्पस क्या है कि फ्री कंपल्सरी एडुकेशन में, ये बोला गया। दूसरा बोला गया 35% वॉइस को दिया जाएगा एडुकेशन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला वुमेन को भी दिया जाएगा एडुकेशन, है ना, उनके लिए करिकुलम बनाया जाएगा, स्पेशल करिकुलम बनाया जाएगा, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि इंक्रीज हो नंबर ऑफ वुमेन, सॉरी, ताकि पढ़ाई में वुमेन का भी जो रेशियो है ना वो बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, एडुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए भी बोला गया, और इंक्रीज किया जाएगा वुमेन टीचर को। और एक और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि करिकुलम डिजाइन किया जाए किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है ना, गर्ल्स के लिए करिकुलम बनाया जाएगा। चलो ये तो हो ही गया, नहीं ठीक। फिर आ गया सैडलर कमीशन, ये वाला पढ़ना है, जो हाईलाइट किया हुआ वो भी पढ़ना है, और जो ब्लू से हाईलाइट किया वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो सैड, तुम लोग आवाज आ रही ना ठीक से, क्योंकि फैन चल रही है मेरे घर में, अगर नहीं आएगी तो मैं फैन बंद कर दूंगी। बोले सैडलर कमीशन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, रटो ये वाला, ठीक है ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो सैडलर है ना, इसके कौन नाम, जिसको बोलते कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। मैं अभी नहीं बना रही, तुम मुझसे पूछूंगी, ठीक है। मेनली मेन ये क्यों आया था, कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम थी, कोलकाता यूनिवर्सिटी के अफसर यानी उनके मामलों को देखने के लिए आया था। मेन पर्पस क्या था, कोलकाता यूनिवर्सिटी का आने का मेन पर्पस क्या था, उनका सॉरी कोलकाता यूनिवर्सिटी का सॉरी सैडलर कमीशन जो है ये कब आई थी, 1917 में आई थी, और इन्होंने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया था 1919 में, देख लो 1917 में आई थी, 1919 में रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है। बोला कि पर्पस क्या था इसका आने, पर्पस था कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, उनके अफेयर्स, उनके मामलों को, कोलकाता यूनिवर्सिटी में के मामलों को देखने के लिए, उनके प्रॉब्लम को देखने के लिए सैडलर कमीशन बनाया गया। अच्छा मैं तुम लोगों को एक और बात बोलूंगी, तुम कल देखी थी सुषमा वो वाला, इसका फुल फॉर्म या OMR का, रीडर ही होगा, मतलब वो भी होगा, उसका तुम दोनों का डिफिनेशन निकालो, दोनों का सेम है, तो वो भी गलत नहीं है। तुम जैसे OMR, ठीक है, तो इसमें लास्ट में आ रहा है रीडर, और एक में आ रहा है रिकॉग्नाइजेशन, है ना, तो तुम अलग अलग करके दोनों का डिफिनेशन निकालो, दोनों का डिफिनेशन सेम आ रहा है, OMR पेंसिल सीट, थोड़ा बहुत, हाँ बस वही है कि आइडेंटिफाई करना है पेंसिल से जो लिखा हुआ उसको, तो वो भी गलत नहीं था, बुक में भी गलत नहीं था, और मैं इतना बड़ा कभी लापरवाही नहीं कर सकती कि इतना बड़ा गलत चीज, मैं मतलब मैं बुक में देखी तो साफ साफ लिखा हुआ था बुक रीडर,
रीडर ही लिखा हुआ था। तुम यूट्यूब पे भी जाके, मैं एक बार यूट्यूब पे भी चेक करके देखती हूँ, चलो तो मैं, तो रीडर ही पढ़ते आए हैं, अब सभी रिकॉग्नाइजेशन देख रहे हैं। हाँ हम ना तुम्हारा यूट्यूब पे भी चेक किए तो देख रहे यूट्यूब में कोई कहीं पर ही तुम्हारा MICR करके पढ़ाया है, मतलब रिकॉग्नाइजेशन करके बोला है, और कहीं पर रीडर करके बोला है। तो यूट्यूब पे चलो ना विश्वास करे कि कोई भी इंसान है, तो एक बार मैं आके गूगल में चेक की तो दोनों का डिफिनेशन निकाल रही हूँ, तो गूगल में दोनों का डिफिनेशन सेम ही आ रहा, ऑलमोस्ट मैं सेंड भी की थी कल, वो गूगल का ही था, मतलब हाँ, तो वो देखो, तो वो गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है। वैसे मैं चेंज भी कर दी हूँ PDF बनाने के बाद में देखी, मुझे भी लग रहा था मैं इतना बड़ा लापरवाही कैसे कर दूँ, गलती होता है इंसान से, बट मैं चेक करती हूँ कि कहीं कुछ गलत है तो नहीं, तो मैं कैसे इतना बड़ा गलती कर दूँ। तो देखिए ही नहीं, उसका मतलब दोनों का मतलब ही सेम है, तुम देखो निकाल के, कहीं पर भी देखोगी तो सेम मांगेगा, कहीं पर ही वही रीडर दे रहा और कहीं पर रिकॉग्नाइजेशन दे रहा, ठीक है। वैसे उससे क्वेश्चन आया हुआ है NTA में बहुत सारा कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो एक बार वो क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा, मैं मेरा पुराना क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में भी शायद यही देखी थी कि रीडर ही था, एक बार मैं देख लूंगी, देख कर मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूंगी, ऐसे तो क्लियर है वो, इतना कुछ सोचने का बात नहीं यार, इतना तो माइंड में आ गया ना कि दोनों ही रहेगा, तो माइंड में आ गया ना कि दोनों रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। सैडलर कमीशन या कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर माइकल E सैडलर, ठीक है। बोला क्या गया था यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ एजुकेशन लेवल, एजुकेशन जो लेवल है ना उसको सेपरेट कर दिया जाए, कैसे? सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है। दिस रिकमेंडेशन लेड टू क्रिएशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने रिकमेंडेशन किया तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को क्रिएट किया गया। बोला गया कि जो स्कूल का कोर्स होगा ना वो 12 ईयर्स में हो जाना चाहिए, स्कूल कोर्स शुड बी फॉर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स में स्कूल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए आफ्टर मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन के बाद स्टूडेंट को चाहिए कि वो लोग इंटरमीडिएट एग्जाम करें। तुम देखोगे हम लोग का यही पैटर्न फॉलो किए हैं, हम लोग का 10 क्लास 12 तक हो जाता था, है ना, फिर 12 के बाद हम लोग 11 और 12 करते थे जो कि इंटरमीडिएट लेवल होगी, उसके बाद हम लोग डिग्री कॉलेज में जाते थे, मतलब कॉलेज में आते थे। यहाँ पे वही बात बोल रहा, सबसे पहले बोला कि प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग कर दो भाई, करने के बाद स्कूल का कोर्स 12 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंटरमीडिएट जो होगा ये मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएटेशन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद डिग्री कोर्स ड्यूरेशन यानी BA का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 3 साल का, ठीक है। तो तुम एक चीज देखो यहाँ पे क्या बोला, वही वाला सिस्टम बोल रहा जो हम लोग पढ़ते हैं ना पहले, पुराना वाला सिस्टम, क्या बोलते 2+3+ वाला सिस्टम जो है वही फॉलो हो रहा है अब, कि पहले 2 साल ग्रेजुएशन 3 साल मास्टर्स ऐसे करके, ये क्वेश्चंस में भी आया हुआ है कि मैड में, तो ये बिल्कुल ऐसे फर्क कर रहा है, जो पुराना वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था ना वही वाला पैटर्न बोल रहा कि बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होगा, कि इंटरमीडिएट 2 साल का होगा और ग्रेजुएशन 3 साल का होगा, ठीक है। 12 साल में तुम्हारा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंटरमीडिएट होगा 2 साल का, और 3 साल का तुम्हारा डिग्री होगा। इसके बाद क्या होगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920s में यहाँ पर ही स्टैब्लिश किया गया, क्या? सैडलर कमीशन, सॉरी, कोलकाता यूनिवर्सिटी को जब स्टैब्लिश किया गया तो यहाँ पर ही कैप को स्टैब्लिश किया गया, ठीक ना। 1923 में कैप को खत्म कर दिया गया, फिर 1935 में फिर से रिवाइव किया गया, 1920 में कैप को डिसॉल्व कर दिया गया, स्टैब्लिश किया गया, फिर डिसॉल्व कब किया गया? 1923 में, और उसके बाद रिवाइज कब किया गया? 1935, ठीक है ना। ठीक है, देख लो एक बार, मैं तुमसे ये पूछूंगी और चार्ट बनाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो चार्ट के थोड़ा याद करने से अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं ऊपर कर रही हूँ।
एक सेकंड रुक जाओ। बोलो तो सैडलर कमीशन आई कब थी? 1917. इसका दूसरा नाम बताओ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी बिल्कुल कलकत्ता, हाँ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी कमीशन. हाँ कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके बाद इसका पर्पस क्या था? ये किस चीज को एड्रेस करने के लिए आए थे? यूनिवर्सिटी का कोलकाता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है ना? बर्डन को कम करने के हाँ प्रॉब्लम थी कहाँ पर? कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम या उनके मामलों को निपटाने के लिए आए थे। क्या क्या वहाँ पे हो रहा? कहाँ पर? कोलकाता यूनिवर्सिटी। कोलकाता यूनिवर्सिटी में कोलकाता यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया था तुम्हारा? कि सेपरेशन कर दिया जाए एडुकेशन के लेवल को, है ना? क्या किया जाए? सेपरेट कर दिया जाए। एडुकेशन लेवल को सेपरेट कर दिया जाए ना। पहले बोल रहा है कि स्कूल का एडुकेशन होगा। स्कूल एडुकेशन कितने साल में हो जाना चाहिए? 12 ईयर में। 12 साल. उसके बाद बोल रहा है कि इंटरमीडिएट स्टार्ट नहीं, इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट होना चाहिए। हाँ. और उसके बाद क्या बोला? डिग्री वाला कॉलेज चलेगा, है ना? उसके बाद डिग्री कॉलेज चलेगा, मतलब फिर कॉलेज चलेगा, बीए जो होता है डिग्री कॉलेज। यहाँ पर के अच्छा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज बोली गई थी, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज छूट गया ना, मेरे मन में एक बात आया वही मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कराऊंगी। मान लो सैडर कमीशन में कुछ छूट गया तो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी पूरा, तो उस टाइम भी तो कुछ कुछ अगर छूटा हुआ होगा तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या आई थी? कैब आई थी। क्या आई थी बताओ? कैब। 1920. कैब आई थी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कैब आई थी तो उसका डेट क्या था? 1920। डिसॉल्व कब हुई कैब? 1923. 1923 में जो है वो डिसॉल्व हो गई। मुझे बताओ कि ये तो डिसॉल्व हो गई, ठीक है ना। और एक को मुझे बताओ कि ये कब, ये सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ ऐड भी कर दूंगी। हाँ, रिवाइव कब किया गया? 1935. 1935, बिल्कुल सही बोली। यहाँ पे ना तुम्हारा यहाँ पे बोला गया था कि यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करने, और भी टीचर ट्रेनिंग के लिए भी बोला गया था, ताकि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो अच्छी हो, ये सब बोला गया था। विमेन एजुकेशन के बारे में भी बोला गया। ये सब बोला गया था करने के लिए, सैडलर कमीशन, ठीक है। चलो ये हो गया। मैं 4 छोड़ दूंगी तुम लोगों के लिए। हाँ ठीक। फिर नेक्स्ट जो है उसका नाम है हार्टोंग कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसका नाम है हार्टोंग कमेटी। कमेटी बोलो या कमीशन बोलो, जो भी, ठीक है। तो ये कब आई थी? चलो 1929। हार्टोग कमेटी कब आई थी? 1929 में आई थी, ठीक है ना। इसके चेयरमैन कौन थे? सर फिलिप हार्टोग।
गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। देख लो, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। पर्पस क्या था? द कमेटी वाज अपॉइंट टू सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। उस वक्त क्या थी? 1929 में ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। तो ये लोग चाहते थे कि एजुकेशन, मतलब ये लोग कमेटी को अपॉइंट किया गया था कि वो लोग सर्वे करे कि एजुकेशन का कैसे ग्रोथ है ना। एजुकेशन ग्रोथ के लिए तुम्हारा कमेटी को अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। तो इन्होंने रिकमेंडेशन किया, इस कमेटी ने, कि टीचर को अपॉइंट करना चाहिए। टीचर फॉर एफिलेटेड कॉलेज शुड बी अपॉइंट बाय द यूनिवर्सिटी। बोला कि टीचर होंगे एफिलेटेड कॉलेज के, मतलब यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलेटेड होगी। तो बात समझो, यूनिवर्सिटी से कॉलेज जो है एफिलेटेड होगी, और यहाँ पर कॉलेज में टीचर भी होना चाहिए, है ना। बोला एफिलेटेड कॉलेज के लिए टीचर होना चाहिए। शुड बी अपॉइंट बाय द यूनिवर्सिटी। और अपॉइंट कौन करेगा? यूनिवर्सिटी। बोला कॉलेज एफिलेटेड होगा यूनिवर्सिटी से, और कॉलेज में जो टीचर होगा ना, उसका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होना चाहिए। शुड बी अपॉइंट बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की तरफ से अपॉइंट होना चाहिए कॉलेज का टीचर, इन्होंने बोला। फिर इन्होंने बोला कि टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर टेक्निकल एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी। बोला कि देखो भाई, टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रोविजन बनाना चाहिए। कहाँ से? यूनिवर्सिटी की तरफ से। एडमिशन का क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए। एडमिशन टू यूनिवर्सिटी शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट के अंदर एप्टीट्यूड्स की एबिलिटी है, रीजनिंग वाली है, रीजनिंग को एप्टीट्यूड बोला, रीजनिंग वाली एबिलिटीज है, वो उस, जैसे तुम देखी होगी, जैसे JNU, दिल्ली और हमारा जामिया, इन सब में तुमको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना। तो बोल के एंट्रेंस एग्जाम का मतलब क्या? कि हाँ, वो स्टूडेंट वो पढ़ाई करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी है। लेकिन ये लोग क्या बोले कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप क्या कर दे? स्टूडेंट के एप्टीट्यूड्स को चेक करें, उनके एबिलिटीज को चेक करें। तो तुम देखी होगी, नेट के एग्जाम देते तो रीजनिंग क्वेश्चन आता है, ABCD वाला क्वेश्चन, या फिर तुम्हारा मिसिंग नंबर, वो सब आता है। तुम लोग बोलते हैं कि ये सब क्यों आ रहा, आखिर क्यों आता है ये सब? लोग तो नेट का पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट का एप्टीट्यूड्स को चेक करता है, उनकी एबिलिटीज को चेक करता है, इसलिए वो सब मैथ रखता है। मैथ हो, DI हो, स्टूडेंट के एप्टीट्यूड और एबिलिटीज को चेक करने के लिए। इन्होंने भी वही बोला था कि एडुकेशन, ये एडमिशन लेने के लिए क्या करें, आप कुछ क्राइटेरिया सेट कर दें, ताकि स्टूडेंट की जो एप्टीट्यूड्स हैं, उनकी जो क्राइटेरिया है वो पता चल जाए। ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो इसमें से ज़्यादा लाइन नहीं। ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट याद करना तुमको डेट है। क्या याद करना है? डेट, ठीक है ना, क्योंकि डेट ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सैप्रो कमेटी, सैप्रो कमेटी कहाँ की है? यूपी की है। द कमेटी वाज अपॉइंट टू रिक्वायर द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश। पर्पस देखो, सैप्रो कमेटी जो है ना, ये आई थी 1934 में। क्यों आई थी? क्योंकि यूपी में ना, यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम थी, बहुत कम लोग, मतलब बेरोजगार थे, काम के पास नहीं था। इसको ही इंक्वायरी करने के लिए आए सैप्रो कमेटी। इन्होंने रिकमेंडेशन किया, उन्होंने देखा कि हाँ, यूपी में नहीं है। लेकिन नहीं होने की वजह क्या है? कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना। लोग इतना पढ़ने, अभी तो यूपी बहुत, मतलब पढ़ाई के मामले में बहुत आगे हो गई है। मतलब कहने का मतलब, तुम देखी होगी, फिजिक्स वाले जो टीचर्स है वो यूपी से ही बिलोंग करते हैं। मोस्टली बड़ा बड़ा आदमी तो वो यूपी का बनेगा। लेकिन उस टाइम जब देखा गया कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट का वजह क्या है, तो एजुकेशन, वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं। तब बोला गया कि यूपी में, तो रिकमेंडेशन किया सैप्रो कमेटी ने कि डाइवर्स कोर्स, मतलब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए डाइवर्स कोर्स को सेकेंडरी स्टेज में। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज को खत्म कर दिया जाए। इंटरमीडिएट स्टेज शुड बी एबिलिटीज, और सेकेंडरी स्टेज को एक्सटेंड कर देने चाहिए 1 ईयर के लिए।
वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन को स्टार्ट करना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग पता है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है ना, जैसे कि कोई टेक्निकल ट्रेनिंग देनी, जैसे कि मोबाइल बना, अभी भी दिया जाता है कि मोबाइल बनाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस टाइम तो नहीं था, लेकिन उस टाइम भी कुछ ऐसा होगा वोकेशनल, जैसे 6 मंथ में हो गया वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। मोबाइल बनाने के लिए हो गया, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दे दो, लाइट वगैरह बनाने के लिए वो सब ट्रेनिंग दे दो हो। तो वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए बिगिनिंग से। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रीजन एंड इंडस्ट्री। वही देखो, उस टाइम इंडस्ट्री था तो इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रीज में जो भी टेक्निकल काम वगैरह होते थे, जैसे मशीन बन रहा तो मशीन से रिलेटिव उन लोगों को एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे। ठीक है, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जैसे 6 मंथ का छुट्टी है तो उसमें दे दो, 2 मंथ का दे दो, 3 मंथ का दे दो, ऐसे ट्रेनिंग दे दो। वोकेशनल एजुकेशन एडवाइजर काउंसिल, बोला कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए एडवाइजर काउंसिल यहाँ बता रही हूँ। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए वोकेशनल एजुकेशन एडवाइजर काउंसिल टू ओवरसीज एंड गाइडेंस फोकस, बोला कि एक वोकेशनल एजुकेशन एडवाइजर काउंसिल को आप स्टैब्लिश करें, जो ओवरसी करेगी, क्या करेगी, जो देखेगी, गाइड करेगी वोकेशनल एजुकेशन को। इसका अगर मैं करक्स बोलूँ क्या निकला, सबसे पहली बात हमको यहाँ पे 3 चीज याद करनी। ठीक है, यहाँ पे क्या याद करना है, 3 चीज याद करना। वो 3 चीज को मैं बता रही हूँ, मेरा हट जा रहा ना, फिर आवाज नहीं जा रही, इस वजह से मैं एक बार से ही कर, चलो। एक तो क्यों आया था, वजह क्या था, रीजन क्या था सापू का, इंक्वायरी करने के लिए, क्या कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तुम्हारा एजुकेशन में डेड लॉक है, मतलब एजुकेशन पढ़ाई ठीक से हो नहीं रहा ना, एजुकेशन मतलब वहाँ के स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर नहीं रहे, मतलब पढ़ाई का रेशियो बहुत कम है। अब जब पढ़ाई का रेशियो कम है तो एजुकेशन से मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, जब पढ़ाई में एजुकेशन में डेड लाइन है ना। अच्छा, इनका चेयरमैन का नाम एक बार देख, मुझे मेरे माइंड में भी आया तो मैं बता दे रही। इनके चेयरमैन का नाम पूरा है तेज सर तेज बहादुर बहादुर सप्रू। ठीक है, सर तेज बहादुर सप्रू नाम है, ये हो गया। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है ना, तो इन्होंने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्वायरी किया तो बोला गया कि सुनो भाई, यहाँ पे टेक्निकल सॉरी वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन को स्टैब्लिश करें, और उसके लिए एक काउंसिल बनाए जिसका नाम होगा वोकेशनल एजुकेशन काउंसिल। और ये काउंसिल देखेगी, गाइड करेगी कि वोकेशनल एजुकेशन कैसे हो रहा है। तो तुम यहाँ पे देखो सैप्रो कमेटी में क्या बोला, एक आई क्यू पर्पस क्या था, कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, उसका कॉज को पता करने के लिए फिर इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को देना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होना चाहिए, बस यही तो कीवर्ड। बाकी कमेटी बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा नहीं है कमेटी, तुम देखोगी तो बहुत बड़ा बड़ा कमेटी है, इतना आप नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और कंप्लीट करेंगे, जो छूट गया है, वैसे तो नहीं छूटा है, फिर भी अगर छूटा तो। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट कमेटी का नाम है ए बोर्ड वुड रिपोर्ट। ए बोर्ड रिपोर्ट जी 1936, अच्छा कहीं पे इसका ना डेट 1937 भी दिया हुआ रहता है, और कहीं पे तुम्हारा ये रिपोर्ट एक्चुअल में क्या हुआ था, ये रिपोर्ट आया था 1936 में, लेकिन रिपोर्ट ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1937 में। ठीक है, तो मोस्टली जगह तुमको 1937 ही मिलेगा ये वाला, बट अगर बुक वगैरह में देखोगी तो लिखा हुआ रहेगा 1936। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ 1937 भी, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ये रिपोर्ट ये 1937
इसको बोलेंगे एबॉट वुड रिपोर्ट 1937, ठीक है। इसके दो एक्सपर्ट थे, एक का नाम एबॉट और एक को नाम एस.एच. वुड, दो एक्सपर्ट थे। एक का नाम था एबॉट और दूसरा का नाम था एस.एच. वुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको यहाँ पे डेट ही याद करना है, क्योंकि एग्जाम में डेट ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने रिकमेंडेशन किया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड पॉलिटेक्निक। तुम देखी होगी, इंजीनियरिंग से थोड़ा नीचे होता है पॉलिटेक्निक। हाँ, ठीक है। इसका याद रखना है कि यहाँ पे ये जो आया था, इसको मतलब डिसीजन लिया गया था कि 1936 में स्टैब्लिश करेंगे। रिपोर्ट सबमिट हुआ 1937 में, ठीक है ना। इस वजह से किसी किसी बुक में तुम्हारा 1936 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसलिए मैं दोनों ही लिख दी हूँ। ज़्यादा तुम्हारा मोस्टली 1937 ही पूछा जाता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक्स क्या होता है मैं बता दे रही। पॉलिटेक्निक्स जो होता है ये इंजीनियरिंग से तो नीचे होता है। जैसे अब कोई इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो चल जाता है पॉलिटेक्निक करने के लिए। जिसे किसी को एडमिशन नहीं मिला या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, चल जाते हैं तुम्हारा पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये भी ठीक है, मतलब लेकिन ये इंजीनियरिंग टाइप का नहीं है, ये भी बात बोला जा रहा है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग टाइप का नहीं है, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1930 से 97, सॉरी रुक जाओ, 37, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया था तुमको कि हाँ, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना चाहिए और ये न्यू टाइप का इंस्टीट्यूशंस होगा, ठीक है। फिर बोला गया टाइप्स ऑफ वोकेशनल स्कूल। जूनियर वोकेशनल स्कूल फोकस ऑन द प्रोवाइड बेसिक। बोला कि जो जूनियर स्कूल जैसे 8, 9, 10 में पढ़े तो क्या हुआ, ये जूनियर ही हुआ। तो बोल रहा है कि यहाँ पे ना जूनियर स्कूल में जूनियर वाला वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए। बेसिक लेवल बता दो, ठीक है ना, बेसिक लेवल बता दो। उसके बाद जब वो लोग सीनियर होंगे तो एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग दो। पार्ट टाइम क्लासेस भी लो, पार्ट टाइम क्लासेस भी लो, ओके। क्या बोला, पार्ट टाइम क्लासेस भी लो। एक बार ना मैं सबको यहाँ पे डेट लिख रही हूँ, मे भी तुम लोग को याद हो जाए तो बताना मुझे, क्योंकि डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक बार क्या आपके बारे में पढ़ लेते क्या, उसके बाद तो अच्छा रहेगा। हाँ, पहले सब कंप्लीट कर लेते उसके बाद पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या, कब आई थी ये, 1920 में, ऊपर पढ़ चुके हैं, 1920 में आई थी। एबलिश कब किया गया, 1923। रिस्टाब्लिश कब किया गया, 1935। फिर इसको एबलिश कर दिया गया 1944 में। आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ द हैटन कमेटी द ब्रॉडर वाज रीस्टाब्लिशमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि कैप को कहाँ स्टाब्लिश किया गया था, आता है कहाँ पे स्टाब्लिश किया गया था, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, बताओ क्या होगा, सैडलर में पढ़ाई ना कि सैडलर में इसको 1920 में, है ना, 1920 में स्टाब्लिश हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा अगर ये आ जाए कि इसको रीस्टाब्लिश कहाँ किया गया था, आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ हैटन कमेटी 1929। तो जब इस रिपोर्ट ने अपना, सॉरी, हार्टोन कमेटी ने अपना रिपोर्ट जब सबमिट किया 1929 में, उसके बाद ही इसको फिर से रिस्टाब्लिश किया गया था, ठीक है। अभी आएगा कहाँ पे रिस्टाब्लिश किया। उसके बाद वो क्या बोला कि ये 1935 में रिवाइव हुई, फिर 1944 में, 1935 में, फिर 1944 में फिर खत्म, सॉरी 1994 में, सॉरी 1994 में फिर से खत्म। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन फिर किया गया जुलाई 2014 में। फिर इनकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एडवाइजरी काउंसिल बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि द आइडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड कोलकाता यूनिवर्सिटी, 1917 में इसको स्टैब्लिश किया गया, 1923 में इसको खत्म कर दिया गया, फिर 1935 में दोबारा रिवाइव किया गया, फिर 1994 में फिर इसको खत्म कर दिया गया, फिर से स्टार्ट किया गया, फिर से स्टार्ट किया गया 2014 में, देख लो, फिर से 2014 में स्टैब्लिश किया गया, फिर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। छोड़ी
और तो कुछ छूटा नहीं है, जॉब सर्जन लास्ट में है। तो एक बार हम लोग कैप के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। कैप कब आई थी? जब सैडलर कमीशन 1920 में आई थी कैप, ठीक है। 1923 में खत्म कर दिया, रिवाइव 1935। कब तक चला? 1994। फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट, फिर से स्टार्ट किया गया 2014 में। कब तक चला? 2014 में आया। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया इसको, कैप को। कब किया ये? 2020 की पॉलिसी के, ठीक है। ज्यादातर तुमसे 1920 का क्वेश्चन पूछता है, और कब पहली बार कब उसको एबोलिश किया गया? तो 1923। ये ज्यादा एग्जाम में आया हुआ। जाकिर हुसैन कमेटी या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। अपॉइंट द ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने अपॉइंट किया था। चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको बोला जाता है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937, ठीक है। इसको बोलेंगे नई तालीम या बुनियादी तालीम। गांधी जी बोलते थे नई तालीम बुनियादी। यहाँ बोला गया था, अच्छा यहाँ पे देख लो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, है ना। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा 8 ईयर, विद इन 8 साल के बच्चों को, एवरीबडी फॉर 8 ईयर्स के बच्चे को, ठीक है ना। फिर इसको ये कर दिया गया कि 6 से 14 साल का एज, पहले तो 8 ही साल बोला गया इसमें, कि 8 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा 8 साल के बच्चे को, ठीक है। फिर उसको बोला गया कि 6 से 14, अभी तुम देखोगे कितना देता है। अभी कितना देता है तुम लोगों को पता है? अभी कितना देता है? अभी का बताओ। अभी क्या है? तुम देखी थी ना फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बोला गया? 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना। हाँ, और उस टाइम क्या बोला गया था? उस टाइम बोला गया था कि 18 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक है। उस टाइम बोला गया था 8 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना। मतलब वहां उस टाइम भी था कि बाद में बोला गया कि 7 से 14 साल, 7 होगा यहाँ पे। तुम्हें गलत कैसे कर? मैं यहाँ पे 7 ही लिखी। हर 8 साल के यहाँ पे बोला कि हर 8 साल के बच्चे को एजुकेशन मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि 7 से लेके 14 साल के बच्चे को सॉरी 14 में लिख रही हूँ और लिख रही हूँ, देख लो। अभी 6 से 14 साल है, ठीक है। उस टाइम था 7 से 14, याद रखना प्लीज, यहाँ पे मुझसे गलती हो गया। ये गलती कैसे हुआ होगा? मैं 6 से 14 साल, 6 से 14 साल का नहीं, इसलिए बोला गया कि देखो भाई 7 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा, तो हर 8 साल के बच्चे को, जितने भी 8 साल के बच्चे होंगे ना, जितने भी 8 साल के अंदर बच्चे आएंगे उनको एजुकेशन दे दिया जाएगा। जितने भी 8 साल के आएंगे, मतलब तुम देखो ना, 7 से 14 में 8 साल आएगा ना, तो बोला कि देखो जितने भी तुम्हारा 8 साल के अंदर वाले आएंगे बच्चे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बोल यहाँ पे क्या बोला गया था? यहाँ पे देखो अलग है, 7 से 14 बोल रहा, ठीक है ना। देख लो 7 से 14 बोला, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझसे थोड़ा ये मिस्टेक ऐसे हुआ होगा ना कि, हालांकि मुझे ये याद है क्योंकि मैं इसको याद की थी ना जब मैं अपने टाइम में, तो मैं ऐसे याद की थी कि जो अभी प्रेजेंट है वो 6 से 14 साल है, ठीक है ना। और जो उस टाइम जाकिर हुसैन कमेटी वर्धा स्कीम में बोला गया था, तो 7 से 14 बोला गया, ठीक है। इस तरह से मैं याद की थी कि 1 साल बढ़ा दिया गया था। बाकी बाकी सब सेम है, बाकी बाकी तुमको सब सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या किया गया था, 1 साल तुम्हारा वहां पे ये कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ पहले मुझे?
कि क्या बोला गया कि ये जाकिर हुसैन इसके चेयरमैन थे। इसको नई तालीम या बुनियादी तालीम बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, नई तालीम या बुनियादी तालीम का मतलब क्या, कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन देना, बेसिक एजुकेशन देना। मैं इसको इरेज करके अच्छी तरह, नई तालीम और बुनियादी तालीम का मतलब ये है, मैं तुम लोगों को जब पीडीएफ दूंगी ना ये वाला, मतलब मैं दे दूँ वो डिलीट कर दूँ तो मैं यहाँ पे 7 कर दूंगी, ठीक है। बोला क्या कि ये जो बुनियादी तालीम है इसका पर्पस क्या है, बच्चों को, चिल्ड्रन को बेसिक एजुकेशन देना, बेसिक एजुकेशन देना। तो बेसिक एजुकेशन कब मिलता है, किस एज में मिलता है, इन्होंने बोला कि 7 ईयर से लेकर जो 14 साल के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, उनको बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। 7 से 14 साल के बच्चे को बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। 7 से 14 साल के बच्चों को क्या दिया जाएगा, बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा। अच्छा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तुम्हारा कि गांधी जी से जुड़ा हुआ कौन सा कमेटी है, तो यही जाकिर हुसैन वाला, ठीक है ना, जाकिर हुसैन वाला। यहाँ पे ही बोला गया था बेसिक एजुकेशन। और इसको देखो, इसको और क्या बोला जाता है यहाँ पे, इसको वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्धा चेयरमैन मांगे, अगर मेरी बात सुनो, चेयरमैन मांगेगा, चेयरमैन मांगेगा, चेयरमैन, तो आंसर क्या होगा बताओ तो, चेयरमैन मांगेगा तो जाकिर हुसैन, बिल्कुल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023, ठीक है। 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन था, ये मैं सॉल्व की थी, इससे मुझे थोड़ा नॉलेज है। ये क्वेश्चन में चेयरमैन मांगेगा तो जाकिर हुसैन, ठीक है ना। और ये गांधी जी की वार्धा स्कीम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ बोला गया था कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा। एज क्या होना चाहिए बेसिक एजुकेशन देने के लिए, 7 से 14, 7 से 14। और ये जो एजुकेशन दिया जाएगा तो मदर टंग में भी दिया जाएगा, मदर टंग में। मतलब तुम किस लैंग्वेज में बोल रही हो, उस लैंग्वेज में तुमको पढ़ाई कर बच्चों को दो। ऐसे क्या होगा कि एक बच्चा जो है ना, उनको बेसिक एजुकेशन मिल जाएगा, ठीक ना। और ये बिल्कुल ही तुम जैसे वार्धा स्कीम भी ऐसी था कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन दिया जाए, 7 से 14 साल के बच्चों को बेसिक एजुकेशन दिया जाए, ताकि उनके अंदर जो है ना बेसिक नॉलेज आ जाए, ठीक है ना। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड, प्रोडक्टिव, वर्क लर्निंग करना चाहिए। मदर टंग, अभी यहाँ ऊपर में लिख दिए ना, मदर टंग में एजुकेशन देना चाहिए। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। तुम अगर यहाँ पे देखोगी, मैं इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर दे रही हूँ एक बार, यहाँ पे अगर तुमको याद करना होगा तो तुम क्या याद करोगी, मैं बता दे। इसको यहाँ मैं अच्छे से लिख दूँ। बोले कि जब 7 से 8 साल के एजुकेशन देंगे तो हर 8 साल के बच्चे को एजुकेशन मिल ही जाएगी, 7 से टू 14, 14 ईयर्स। देखो क्या बोल रहा है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या है, चेयरमैन, ठीक है। इसका इसका रिकमेंडेशंस क्या था, फ्री कंपलसरी एजुकेशन दो। कितने साल के बच्चों को बोलो, 7 से 14, 7 से 14, हाँ, 7 to 14 ईयर के बच्चे को एजुकेशन देना कंपलसरी है, ठीक है, हो गया ये बात। अच्छा, कंपलसरी तो है, बस किस लैंग्वेज में देना, किस लैंग्वेज में, मदर टंग में, मदर टंग, हाँ, मदर टंग में देना, ठीक है। वो है, पे बन गया, हो गया, समझ में आ गया। इसको अपॉइंट किसने किया था, तो ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बाकी यार इसमें सब कुछ नहीं है जो मैं, हाँ, सर्जन कमेटी लास्ट बचा हुआ, ये पढ़ लो। सर्जन कमेटी के चेयरमैन है जॉन सर्जन, जनरल गवर्नमेंट है लॉर्ड वेवल। यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कमेटी, यही तो बोला गया था तुम्हारा, देखो अगर तुमसे पूछे, जैसे मैं क्या पढ़ूँ कि 1920s में आई,
1923 में खत्म हो गया, फिर 1935 में फिर से रिवाइव किया गया। तो यहाँ पर ही सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को फिर से मतलब अपॉइंट किया गया। तो अब तुमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, मेरा क्वेश्चन समझो, यही मैं बोल रही हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कैब को स्टैब्लिश कब किया, कहाँ किया गया था, तो सर्जेंट में, सॉरी सैडलर में। बोलेगा रिवाइव कहाँ किया गया था, तो सर्जेंट कमेटी बोल दें, हो जाएगा सर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंट किया गया था कैब को। 1935 में बोला गया कि कैब को फिर से रिवाइव करना चाहिए, और ये काम किया गया था 1944 में सर्जेंट कमेटी। पोस्ट वार एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इंडिया। अच्छा, अब तुमसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कमेटी को पोस्ट वार बोला जाता है, पोस्ट वार एजुकेशन कमेटी, ठीक है ना। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा पता है, यही सर्जेंट होगा। अब पोस्ट वार मतलब क्या, हाँ 1945 वर्ल्ड वार 2 हुआ था, वर्ल्ड वार 2 के बाद ये वाला मतलब उसी टाइम आई थी ना, तो इसलिए इसको पोस्ट वार एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि इसको पोस्ट वार क्यों बोलते हैं, बिकॉज कि तुम देखो ना वर्ल्ड वार हुआ था 1945 में, तो उसके बाद ही ये आई थी, इसलिए इसको पोस्ट वार कमेटी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद आई थी, इसलिए इसको पोस्ट वार बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि सर्जेंट कमेटी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट वार कमेटी या पोस्ट वार एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर से एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्शन किया गया, ठीक है। क्यों इसको पोस्ट वार क्यों बोले, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 2 के बाद आई थी, ठीक है ना। ये क्या है, ये कब आई थी, वर्ल्ड वार 2 के बाद आई थी, इसलिए इन्होंने भी बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया, ठीक है ना, लेकिन हम मेन पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना सच में पॉसिबल नहीं, बाकी जो बच जाएगा वो क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, सर्जेंट 14 इयर्स विजन फॉर इंडिया। इन्होंने बोला कि हम लोग जो विजन बनाएंगे, जैसे अभी तुम देखी होगी 2020 का जो तुम्हारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक बता देंगे कितना, तुम देखिए जितना भी, जैसे कि तुम्हारा 1968 में पहला पॉलिसी आई, तो इसके 20 ईयर के बाद तुम्हारा 1986 में दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो एक डेडलाइन रहता है कि ये पॉलिसी इतना दिन चलेगा, है ना, ये प्लान इतना दिन चलेगा। इन्होंने क्या बोला कि जो सर्जन कमेटी आया है ना, और इसका जो प्लान हम लोग चलाएंगे ना, वो 40 साल तक चलेगा, इसमें जो हम लोग प्लान सेट करेंगे। जबकि ब्रिटिश तो 1945 में ही चली गई, हालांकि इन्होंने प्लान का क्या बनाया था कि ये जो प्लान चलेगा वो 40 साल तक का चलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव था सर्जन प्लान ऑफ एजुकेशन का, कि यहाँ पे जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम को सेट करेंगे ना, वो इंडिया में 40 साल तक चलेगा, सोच लो। जबकि ये लोग खुद भी 40 साल तक रुके नहीं, ये लोग तो खुद चले गए 1945 में ही चले गए, अगले साल नहीं, इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली ना, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, 45 लिख रही हूँ, ठीक है। जबकि लोग इन्होंने क्या हुआ कि 1947 में ही चले गए, और 3 साल के बाद चले गए, इन्होंने 40 साल का रिकमेंडेशन बनाया, बाप रे बाप, सोचो। फिर इन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया था कि 6 से 11 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए, और फिर बहुत सारा बताया था, वो सब हम क्वेश्चंस के थ्रू तुम लोगों को बताऊंगी, ऐसे बताऊंगी ना तो तुम लोगों का हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लाई, क्वेश्चंस के थ्रू वो सब कराऊंगी, क्वेश्चंस है वो सब है, मेन जो चीजें जो मैं यहाँ करा रही हूँ। द प्लान का ऑब्जेक्टिव था स्टैब्लिश करना इंडिया में ओवर पीरियड द लिस्ट 40 years the same level of education achievement that previous has been recognized in England। बोल रहा है कि जो इंग्लैंड में हम लोग ने एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया है, ठीक है ना, वही एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी लाएंगे, लेकिन वो 40 साल तक चलेगा। कब तक चलेगा, 40 साल तक का चलेगा। जो एजुकेशन सिस्टम इस बार सेट करेंगे ना, वो 40 साल तक का चलेगा, ये बात इन्होंने बोला। व्हाइट पेपर ऑन एजुकेशन ऑल्सो बोला कि व्हाइट पेपर एंड एजुकेशन, या इसको सर्जन प्लान भी बोलते हैं, 1944 में इसको अनाउंसमेंट किया गया था सर्जन प्लान को, तो इसको व्हाइट पेपर ऑन एजुकेशन भी बोलते हैं। बोला व्हाइट पेपर ऑन एजुकेशन ऑल्सो नॉन एज द सर्जन प्लान। बोले कि जो व्हाइट पेपर ऑन एजुकेशन का होता है ना, इसको सर्जन प्लान भी बोलते हैं, और इसको अनाउंसमेंट किया गया था 1944 में। इट वॉज द इंट्रोड्यूसर व्यू डे बिफोर द पासिंग द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। बोले इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जब पास किया गया था ना, उसके कुछ दिन पहले ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था,
हम लोग पढ़े थे एक इंडियन यूनिवर्सिटी 1904 में आया था, वो आया था, पास बाद में हुआ था, ठीक है। इट वॉज ए एजुकेशन इन इंडिया स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट, ओ सॉरी यहाँ पे पढ़ना, इसका एम क्या था, इम्प्रूव करना, रिकॉग्नाइज करना एजुकेशन को इंडिया में, खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट। अच्छा एक चीज और मेरी बात सुन लो, यहाँ पे मैं तुम लोगों को जो पढ़ाई हूँ, अच्छा ये वाला ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पढ़ा, इधर आ जाओ पहले। सर्जेंट तक हम लोग क्या पढ़े, सर्जेंट तक पढ़े ना, ठीक है, हम लोग सर्जेंट तक का पढ़े, याद रखना। तो देखो मैं उतना बीच बीच का एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट लाई हूँ। ये तो जो लाल लाल हाइलाइट किया हुआ तुम लोगों को याद करना, जो ब्लू भी किया हुआ है हाईलाइट करना, छोड़ना मत, सारा ही याद कर लेना। जहाँ पे मैं चार्ट बनाई वो चार्ट याद कर लेना, जहाँ पे चार्ट नहीं बना हुआ है वहां पे तुम याद कर लेना अच्छे से। चलो एक बार मैं यहाँ पे भी चार्ट बना ही देती हूँ। चार्ट यहाँ पे क्या चार्ट बनाओ, ये तो बहुत ही छोटा सा है। तुम देखो इसको 14 ईयर्स प्लान के लिए सेट किया गया था कि यहाँ जो प्लान बनेगा वो 40 साल तक चलेगा। फिर बोला गया कि ये व्हाइट पेपर ऑन एजुकेशन पे होगा, और इसी को जो व्हाइट पेपर मतलब यहाँ पे व्हाइट पेपर बनाया गया था एजुकेशन के ऊपर, और उसी को बोल दिया गया सर्जेंट प्लान, ठीक है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा कि इसका जो विजन बनाया गया था कि ये प्लान कब तक चलेगा, तो 40 साल तक चलेगा। तीसरा क्या था कि यहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे, और पांचवा क्या था, चेयरमैन जॉन सर्जेंट थे, और एक और क्या था कि यहाँ पे अपॉइंट किया गया था सीबीसीबी को, कैप को यहाँ पे क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। इसको पोस्ट वार कमेटी भी बोलेंगे, या पोस्ट वार एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इंडिया भी बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पर है, और मैं तुम लोगों को एक बार सब कमेटी का नाम लिख दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आता है। कल तो मैं यहाँ से लिखी, चलो यहाँ से मैं लिख रही हूँ, मैं 1800 से नहीं छोड़े, मैं 1902 से लिखी। 1902 में क्या आया था, इंडियन, तुम लोग मुझे बताना, इंडियन यूनिवर्सिटी बोलो कमीशन। 1904 में क्या आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। उसके बाद बोलो 1913 में क्या आया, 1913 में क्या, बिल्कुल क्या आया था, गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आया था, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, मुझे बताओ तुम लोग, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन, मैं ठीक लिख रही हूँ, एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, कुछ गलत नहीं ना लिखी, ठीक। उसके बाद बोलो 1917 में सैडलर कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन को क्या बोला गया, कोलकाता, है ना, नाम बताओ, कोलकाता यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल, कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन, बस शॉर्ट में लिख दे रही कमीशन। उसके बाद तुम्हारा बोलो क्या आया था, हार्ट तो, हाँ हम लोग जब भी क्वेश्चन आएगा ना एमसीक्यू करेंगे, सुनो, जब भी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे, याद करने का ही तरीका है। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इससे रिलेटिव, मान लो सैडलर से रिलेटिव आया, या मान लो तुम्हारा इससे रिलेटिव आया, क्या नाम है, हटो ये हंटर कमीशन से आया, तो जब हंटर कमीशन वाला आएगा तो मैं 18 वाला रिवाइज करूंगी। जब 1900 से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा तो मैं 1900 वाला जितना भी है सबको क्या करूंगी, रिवाइज करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे, थोड़ा मेहनत लगेगा तो क्या हुआ, याद भी तो हो जाएगा ना। हाँ हार्टो कब का था, 1929 का था, हार्टॉग, ठीक है, HARTOG, हार्टॉग, ओके। उसके बाद कौन सा आया था, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही आता है। उसके बाद क्या था बताओ, सैप्रो, यूपी वाली है ना, यूपी वाली सैप्रो कमेटी, मैं फिर गलत कर दी। सैप्रो का डेट बताओ, याद है, 1934, बिल्कुल, सैप्रो का डेट कहाँ पे आई थी, यूपी में, अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करने के। उसके बाद बताओ,
1936 में आया है। नहीं, 1936 से 1937 ऐसे याद करो, ठीक है, ये वाला 1936 से 1937। 1936 में बोला गया था कि मतलब ऐसा इस्टाब्लिश करेंगे, और 37 में इस्टाब्लिश किया गया था, तो दोनों डेट इंपोर्टेंट इससे मैं ऐसे लिखी, ठीक है। यहाँ पे क्या था इसका नाम, रिपोर्ट, हार बोलो, उड़े, रिपोर्ट, इसके बाद बोलो, जाकिर हुसैन। हाँ बिल्कुल, जाकिर हुसैन, ये क्या था 1937, जाकिर हुसैन, वारधा स्कीम। हाँ, जाकिर हुसैन कमीशन या वारधा स्कीम, जाकिर हुसैन कमीशन या वारधा, वारधा। तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो आरसी को तो याद है, पर तुम लोग बोलो ये थोड़ा बहुत भी याद हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद क्या आएगा, थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा, है ना। थोड़ा बहुत याद हुआ है। हाँ, इसी तरह जब 1944 क्वेश्चन आएगा ना, हाँ 1944 में क्या आया था बोलो, सर्जेंट कमेटी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट वार कमीशन या कमेटी, जो भी, ठीक है ना। हो गया, इतना ही दूर तक पढ़े, आज का क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, एकदम 8 बजे कंप्लीट हो गया। ये पीडीएफ मैं सेव करूंगी, ठीक है ना, ये पीडीएफ मैं सेव करूंगी, और ये पीडीएफ सेव करके तुम लोगों को यही पीडीएफ दे दूँ, मैं कल भी दी थी, तो वो सब लोड मत करना, जिस दिन ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन तुम लोग ये पीडीएफ को पूरा अपलोड कर लेना, ठीक है। उस दिन ये पीडीएफ को पूरा ये करना, इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वही तो देख रही हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। यूजीसी है तुम्हारा, यूजीसी है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, मैं क्वेश्चन लाऊंगी, बहुत सारा क्वेश्चन है इससे। मैं कल रात में क्वेश्चन बना भी रही थी, मैं बोली कि पहले करा लेती हूँ, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट कंप्लीट हो गया ना आप तुम्हारे, ये तो ये सॉरी प्री इंडिपेंडेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, तब मैं कल क्वेश्चन लाऊंगी तुम लोगों का, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा के मैं इसी करूंगी, 2025 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी, तुम लोग का एडुकेशन में स्ट्रांग हो जाएगा। मान लो अगर क्वेश्चन नहीं भी लड़ा तो 3 क्वेश्चन तो जरूर लगेगा एडुकेशन, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी तुम लोग 3 लड़े, मैं चाहूंगी कि 5 का 5 क्वेश्चन लड़े, ठीक है। इसलिए मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी, 2025 का, जनवरी का, जून का, 2024 का अगस्त का पूरा क्वेश्चन, और 2023 का दिसंबर का पूरा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन मैं प्रीवियस से पहले कराऊंगी अभी रिसेंट में, ठीक है। इतना कराने के और बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो बाद में, ठीक है, जैसे फिर 2023 जून का बच गया, फिर 2022 का क्वेश्चन, वो सब बाद में कराऊंगी, पहले मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दे रही तुम लोगों को, और करने का मतलब क्या है कि मुझे तुम लोगों को याद भी कराना।